दोस्तों नमस्कार। पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। सारे वर्ल्ड को पता है ये वायरस चाइना से आया और सबको ये भी पता है कि चाइना ने ये वायरस को जानबूझ के वर्ल्ड में भेजा गया है उनसे बदला लेने के लिए। एक उनकी प्लान थी जिसके हिसाब से वर्ल्ड का सिस्टम डिसरप्ट करने की प्लान थी। कम्युनिस्ट कंट्री है और इनका एक ऐसा प्लान था ताकि हम वर्ल्ड में किसी तरीके से रूल कर सकें। और इसके बाद इस टाइम पे वर्ल्ड इससे जूझ रहा है। हजारों लोग मर गए, शायद लाख तक भी खबर पहुंच चुका है। और कितने लाख लोग इससे अफेक्टेड हैं। अमेरिका के अंदर ही 20,000 से ज्यादा लोग मर गए, इटली में भी 18,000 के करीब मर गए, फ्रांस में 10,000 से ऊपर मर गए और यूके के अंदर कम से कम वो भी 10,000 के आसपास पहुंचने लगा है। कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट को भी वायरस हो गया। और आप क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड को पता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड इसलिए चुपचाप बैठा है कि वर्ल्ड में 2 कंट्रीज हैं जो किसी की हेल्प करने को आ रही हैं, या कहिए 3 कंट्रीज हैं। एक चाइना है, क्योंकि चाइना इसकी पूरी तैयारी की हुई थी, उसका एक प्लान था और उस प्लान के तहत चाइना अपना बिजनेस भी करने लगा हुआ है। दूसरी कंट्री इंडिया है, जो इंडिया भी लोगों को दवाई दे रही है और उसके साथ इंडिया के पास क्योंकि वो दवाई लगी और इंडिया सबको हेल्प करने की कोशिश में लगी है। सुना है कि 100 कंट्रीज के आसपास के इंडिया हेल्प पहुंचाने की तैयारी कर रही है। और तीसरा मैंने देखा है कि कुछ हद तक रशिया भी बीच में है। इनसे छोड़ के कोई भी कंट्री किसी के बीच में नहीं आ रहा, किसी के साथ नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने में जूझ रहे हैं। तो इसके साथ जो है एक, लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ल्ड पूरी एक प्लान बना रहा है। बैक एंड में उनके जो बाकी लोग हैं एक प्लान बना रहे हैं कि एक जिसके अंदर यूएस है, नाटो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया का इसमें एक बड़ा रोल है इसके साथ कि टू कंटेन चाइना, और साथ में उसका जो सबसे खास दोस्त है पाकिस्तान। अब जापान ने तो पहली स्टेप ले लिया, वो सारी अपनी कंपनीज चाइना से बाहर निकाल रहा है। साथ में उसने $2.2 बिलियन का रखा है, एक पैसा रखा है उन कंपनियों को जो फॉरेन की कंपनीज है, किसी और की कंट्रीज है, जो चाइना से बाहर जाके अपना बिजनेस शिफ्ट करने में है। एक उसका यही प्लान है। एक चाइना को उसने फर्स्ट स्टेप लिया है काउंटर करने का। साथ में जापान ने ईस्ट चाइना सी में एक आइलैंड को खरीदा है, $113 बिलियन का उन्होंने लिया। और उसके बाद वहां पे उन्होंने सोचा इसको मिलिट्री पर्पस से। मिलिट्री पर्पस है उनका कि उनको पता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि चाइना से लड़ाई हो या लड़ाई होने की तैयारी हो, तो उन्होंने सबसे पहले तैयारी करनी शुरू कर दी है। और जापान जो है एक वर्ल्ड की पावर है, इकोनॉमिक पावर है। इसके बाद अगर हम अगला नंबर देखते हैं तो साउथ कोरिया का आता है। साउथ कोरिया ने भी अपने बिजनेसेस चाइना से बाहर निकालने शुरू कर दिए हैं। सैमसंग को वहां शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है वो, ताले लग गए उसकी कंपनियों पे। और इसकी पॉसिबिलिटी है कि सैमसंग को वो इंडिया में शिफ्ट करेगी। उसके बाद यूएसए है। यूएसए में जो आज की डेट में 4 लाख से ऊपर जो है वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड लोग हैं। 20,000 से ऊपर उनका डेथ का टारगेट पहुंच चुका है और उसके अंदर भी हाहाकार मची है। लेकिन उसके बाद भी यूएसए को एक स्टेप लेने की उसने भी अनाउंसमेंट किया है, जो ये है कि जो वहां पे इलीगल लोग ठहर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान से। चाइना से काफी लोग हैं जो वहां पे इलीगल हैं, और उसके बाद पाकिस्तान से 20,000 के करीब लोग हैं जो इलीगली यूएसए में ठहरे हैं, और उनको वहां से निकालने की अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है। और इसके बाद जो है कि जो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर के जो पहले भी 20,000 लोग ईरान से पाकिस्तान आए थे, उनमें कोरोना वायरस फैला हुआ है और उसी की वजह से पाकिस्तान में अब ये नंबर बड़े बढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो है ना, एक बात करेंगे कि अभी इंडिया का तो ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया ने वहां पे कंपनीज इंडियन की वहां काम कर रही है या कुछ ऐसा चाइना के अंदर। लेकिन दूसरी बात है कि चाइना जो है बहुत सेंसिटिव है। ये देखा जाता है कि जब भी किसी से लड़ाई हो या एक्शन हो कि उसके कमजोर कौन सा एरिया कमजोर है। चाइना की एक बहुत भारी कमजोरी है ताइवान, क्योंकि चाइना डिपेंड चलता है वन चाइना पॉलिसी के ऊपर। और जो ताइवान है वो चाइना कहता है कि जो मुझसे रिलेशन रखेगा वो ताइवान से नहीं रखेगा। तो इसके वजह से ताइवान को उन्होंने आइसोलेट करके रखा है। लेकिन वो चाइना जो है ताइवान के ऊपर बहुत सेंसिटिव है। वो इतना सेंसिटिव है जैसे हम कश्मीर के ऊपर सेंसिटिव है इंडिया, चाइना ताइवान के बारे में उससे भी 10 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। और ये वर्ल्ड जानता है, और मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहां पे वर्ल्ड चाइना को अटैक करेगा। चाइना का ये कमजोर नस है उसको दबाएगा, उसको कंट्रोल करने की। और ये भी सुना है कि एक यूएसए कोशिश कर रहा है कि ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की। शायद इसमें कुछ टाइम लगेगा।
और अगर ये यूएसए करता है तो उसके बाद नाटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज उसके पीछे जाएंगी, उनके पीछे जापान, साउथ कोरिया जाएगा, साथ में इंडिया भी जाएगा। अब मैं एक दूसरी बात बताऊं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में स्वेयरिंग इन सेरेमनी की थी, उसके अंदर उन्होंने सार्क कंट्रीज के हेड्स को बुलाया था। उसके बाद उन्होंने बुलाया पॉलिटिकल हेड ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जबकि चाइना ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाई थी, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। और साथ में जो है अपना ताइवानीज ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, वो भी वहां प्रेजेंट थे और बाकी एम्बेसडर्स के साथ वो बैठे हुए थे। एक ये पहली बार है कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट के हेड ने अपने स्वेयरिंग इन में या किसी भी फंक्शन में इन लोगों को इस तरीके से बुलाया हो। और लोबसांग सांगे के वहां बैठने से, जो तिब्बतन गवर्नमेंट एग्जाइल के हेड हैं, एक बड़ा एक वहां पे प्रोपेगेंडा से चला, एक बहुत सी क्वेश्चंस उठाए गए, और लेकिन पीएम मोदी ने किसी की कोई परवाह नहीं की। तो एक ये इंडिकेशन है कि अगर हमने वो काम शुरू किया, क्या इसी काम को हम आगे लेके जाएंगे? मतलब कि अगर हम तिब्बतन गवर्नमेंट को जो एग्जाइल में उसको हम मान्यता देंगे, या हम जो चाइना के अंदर वो तिब्बत का उन्होंने कब्जा किया था, उसको हमने जो लीगलाइज किया था, क्या इंडिया उससे बैकआउट करेगी? मुझे लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ है कि इंडिया क्या अब जाएगी ताइवान के साथ रिलेशनशिप करने में डिप्लोमेटिक? अगर यूएसए उसको फॉलो करता है, यूएसए इसके ऊपर जाता है, तो इंडिया के भी फॉलो करने के चांसेस हैं। और क्योंकि हमारी आज जैसे गवर्नमेंट है, हम भी उसको डील करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए इंडिया की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ इंडिया के उसके अंदर अपना एक चाहत होगी कि इंडिया और क्या चाहता है, कि यूएसए को क्यों फॉलो करेगा, उसमें भी इंडिया की कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि मैंने भी अपने 2 वीडियोस बनाए थे चाइना इस एनिमी नंबर 1 पे, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से चाइना ने हमारे को इंडिया को परेशान किया है, जिसकी वजह से इंडिया को चाइना की हेल्प नहीं करनी पड़ती। क्योंकि अब सिचुएशन वो आ गई है कि हम अब चाइना को, पाकिस्तान तो नहीं कहूंगा मैं, हम चाइना को हम इस टाइम पे एक उस पर ऑफेंसिव तरीके से उसको डील करें। पहली बात है 1962 में चाइना ने इंडो हिंदी चीनी भाई भाई करके हमारे पे अटैक किया, कोई उसके लिए इंस्टिगेशन नहीं था, सिर्फ उसको रीजन ये था कि नेहरू को उसको एक ह्यूमिलेट करना था और इंडिया को सबक सिखाना था। उसको पता था कि इंडियन आर्मी वहां पे प्रेजेंट नहीं है, इंडियन आर्मी की, इंडिया के पास इतनी पोजीशन नहीं है लड़ने की, या हमारे पास सोल्जर्स नहीं बैठे, हमारा कुछ नहीं था। और उसने एक ऐसा था कि इंडिया एक सिटिंग डक था, मार के और मार के चला गया वापस अपने उसको। लेकिन बार बार वो रिमाइंड करता है, कभी कोई सिचुएशन आती है तो इंडिया उसको नहीं भूल सकता, जो 62 को भी नहीं भूलेगा और जो चाइना ने इंडिया के साथ किया उसको भी नहीं भूलेगा। फिर दूसरी बात है कि चाइना हमारे बॉर्डर के एरिया में रेगुलर इंट्रूजन करता है, जिसकी वजह से हमारे को बड़ी अपनी आर्मी को बिठाए रखना पड़ता है, एक्टिव मोड में रखना पड़ता है, जो इंडिया की इकोनॉमी पे भी जिसका बर्डन चलता है। फिर तीसरा है कि चाइना ने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है अक्साई चीन का, वो 62 के वार में जो ऑक्यूपाई किया था वापस नहीं किया, उसको लेके बैठा। चौथा जो है 1963 में पाकिस्तान और चाइना का एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पीओके का पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, उसको कश्मीर को ट्राइलेटरल इश्यू बनाने के लिए, और जो चाइना ने उसको लीगली ऑक्यूपाई किया। एक ये कोई भी अच्छे दोस्त वाली बात नहीं है कि जिसकी वजह से कहे कि हमारा दोस्त है, और ये पाकिस्तान जो चाइना का जो एक रूल, एक जो सिचुएशन है कि वो इंडिया को अपना दोस्त नहीं समझता और ऊपर से जो मर्जी बोले। और उसके बाद चाइना की एक और बात है कि 90,000 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, उस पर क्लेम मारता है, जबकि उसका उसमें कोई क्लेम नहीं है। एग्रीड बाउंड्री थी हमारी जब इंडिया और तिब्बत की, जब चाइना ने उस पर कब्जा किया, लेकिन चाइना ने उसको मानने से मना कर दिया। फिर 2,000 किलोमीटर का लेह लद्दाख का एरिया भी चाइना क्लेम करता है, जो इंडिया का हिस्सा है और इंडिया के पास है। फिर उसके बाद जो है चाइना डेलिबरेटली हमारे से बॉर्डर इशू सॉल्व करता, उसको सेटल नहीं करना चाहता, कि इंडिया को परेशान रखना चाहता है। बड़ी कोशिश की, रेगुलर मीटिंग्स हुई, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आया। फिर चाइना जो है वो मैकमोहन लाइन को बॉर्डर मानता है चाइना और म्यांमार के बीच में, लेकिन इसको मैकमोहन लाइन को वो इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर मानने से मना करता है, जबकि ये मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और तिब्बत के बीच में एग्रीड जो बॉर्डर था वो था। फिर चाइना इंडिया के अंदर नक्सलाइट्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कितने सोल्जर्स को मारा जाता है, कितना हमारे उसका नुकसान होता है, क्योंकि इंडिया उसके लिए ऑफेंसिव इसलिए नहीं कर पाता कि इंडिया फुल स्ट्रेंथ से उनको काउंटर इसलिए नहीं करना चाहता, जैसे कुछ लोग कहते हैं आप हेलीकॉप्टर यूज कीजिए, और इंडिया इसलिए नहीं करता कि वहां पे सिविलियंस की भी डेथ हो सकती है, इसकी कुछ रीजंस हैं। फिर चाइना जो है रेगुलरली पाकिस्तान को आर्म करता है, उसको सपोर्ट करता है कश्मीरी के अंदर गड़बड़ करने के लिए, और एक इंडिया को उसका एक इश्यू है हरास करने का, ताकि हमारी ज्यादातर फौज जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगे रहे और बिजी रहे।
फिर चाइना नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी काफी आर्मी वहां लगी रहती है। लेकिन अभी हमारा कुछ एग्रीमेंट हुआ है नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स के साथ और काफी उन्होंने सरेंडर किया, तो एक सिचुएशन गवर्नमेंट ने वहां पे कंट्रोल अपने साथ में ला ली। फिर चाइना ने एक हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान के साथ पीओके का, चाइना ने अपना सीपीसी बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अपना पीओके के अंदर से गुजरता है। और एक चाइना का एक इंडिया की तरफ ये एक ऑफेंसिव उसका एक्ट है, और इंडिया अभी तक इसलिए इग्नोर कर रहा है कि शायद इंडिया की पोजीशन नहीं थी। उसके बाद चाइना ने एक जामो डैम बनाया ब्रह्मपुत्र के ऊपर, और वो बिल्कुल बेड पे बनाया, जिसकी वजह से वो ब्रह्मपुत्र का पानी कभी भी रोक सकता है या उसमें हमारे फ्लड ला सकता है। और जुलाई अगस्त 2017 में चाइना ने ब्रह्मपुत्र के अंदर फ्लड लेके आए, जब हमारा उसके साथ डोकलाम का इश्यू चल रहा था। फिर डोकलाम भी चाइना ने 2017 में जब हुआ था डोकलाम का इश्यू, 73 डेज का जब हमारा स्टैंड ऑफ था, तो चाइना का एक इंटेंशन ये थी कि वहां से पहुंचना चाहता था चिकन नेक। चिकन नेक वो एरिया है जो इंडिया को रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन देता है, और बॉर्डर से अगर वो डोकलाम पे पहुंच जाते हैं तो वहां से 30 किलोमीटर पड़ता है, ताकि उनकी जो आर्टिलरी फायर के अंदर आ जाता हो, और इंडिया ने लेकिन उनको इस पे एक्शन नहीं करने दिया, कंट्रोल नहीं करने दिया। फिर चाइना ने सी के ऊपर इंडिया के आसपास अपनी बेसिस बनानी शुरू की, उसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। वो इंडिया ने इफेक्टिवली काउंटर कर दिया। पीएम मोदी का एक विजन था, या पीएम मोदी ने जो इफेक्टिवली डिप्लोमेसी की और पैसे खर्चे जगह जगह में, और वो चाइना की जहां जहां से भी हो सकता है उन्होंने बेसिस को हटाया, ताकि इंडिया को सेव करने के लिए। अब इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो $60 बिलियन का डेफिसिट चल रहा है, $60 बिलियन चाइना के फेवर में। तो अब बेसिकली ये टाइम आ गया है कि अब चाइना को पे बैक करने का। अगर वर्ल्ड साथ होगा तो इंडिया भी साथ जाएगा। तो उसके लिए इंडिया क्या कर सकता है? एक तो इसके साथ इंडिया का रोल ये बनता है कि ताइवान को के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का। अगर अमेरिका दूसरी कंट्री आएगी तो इंडिया को भी साथ जाना चाहिए। इसके फायदे भी होंगे, नुकसान भी है। नुकसान ये होगा कि चाइना सेंसिटिव होकर के सबसे रिलेशन तोड़ेगा, लेकिन उसका जो नुकसान मेन चाइना को होगा कि चाइना की सब ट्रेड बंद हो जाएगी, और इसके बाद जो बाकी जो कंट्रीज आएंगी वो इंडिया की तरफ देखेंगी या कुछ और कंट्रीज की तरफ देखेंगी अपनी ट्रेड के रिलेशंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर एक लेबर चीप है और इंडिया एक डिपेंडेबल कंट्री निकल के आ रही है सब वर्ल्ड के सामने। और दूसरी बात जो है, इंडिया जो सपोर्ट करना चाहिए वो करना चाहिए तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और उसके साथ साथ इंडिया जो है वहां पे इनको बस सपोर्ट भी देना शुरू करें। क्योंकि अगर चाइनीज हमारे यहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, या हमारे दुश्मन को सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी इस पर चूकना नहीं चाहिए। और अगर हम सोचेंगे घबरा के चाइना हम पे अटैक कर देगा, ये भूल जाइए, चाइना की हिम्मत नहीं है इंडिया पे अटैक करने की। और तीसरी बात है कि एक इंडिया को कहना पड़ेगा कि चाइना इज तिब्बत इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना। ये 3 स्टेप मैं सोचता हूं कि एक हमारी कंट्री के लिए बड़े जरूरी है, और हम सोचते हैं कि हमारी कंट्री की जो पॉलिसी प्लानर्स है, जो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, या कंट्री जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उस चीजों पे पूरे ध्यान देंगी। तो दूसरी बात ये आती है कि चाइना जो है ना, इसके ऊपर बड़ा उसको गर्मी आएगी, चाइना बड़ा चिल्लाएगा, जो भी शोर मचाएगा, लेकिन देखते हैं कि चाइना क्या कर सकता है। क्योंकि वर्ल्ड जो है, या पूरा जो कोई भी आदमी किसी के साथ वो खड़ा होता है जिसमें दम होता है, जिसमें डिसीजन लेने की पावर होती है, ताकत होती है। और कोई सोचता हो कि इस पे न्यूक्लियर वार हो जाएंगे, इन चीजों पे न्यूक्लियर वार नहीं हो सकते, हमारी मर्जी है हम कंट्री के साथ कैसे चले। अगर हमारे पास चाइना के पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर है, और वर्ल्ड आज इंडिया के साथ खड़ा होगा इन इश्यूज के ऊपर, और वर्ल्ड भी साथ ही करेगा, जो इंडिया करेगा वर्ल्ड भी वही करेगा। अब देखिए दूसरी बात आती है कि यूएसए जो है उसको इंडिया की बहुत जरूरत है चाइना को कंटेन करने की। उसकी जो चाइना की जो 90% ट्रेड जो है इंडियन ओशन से निकलती है, उनका यही रास्ता है। जापान जबकि दूसरी तरफ आ जाता है, और उसके साथ जो है इंडिया की एक बड़ी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है चाइना की ट्रेड करने की, ट्रेड को रोकने की। अगर कहीं पे भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो उनके जो शिप्स हैं हमारे मेन लैंड के आगे से नहीं जा सकते, ये इंडिया इंश्योर कर सकते हैं। इंडिया के पास इतनी ताकत है उसको कंट्रोल करने की। फिर दूसरी बात है कि इंडिया के पास स्ट्रांग नेवी है। हमारे नेवी जो चाइना के मुकाबले की तो नहीं है, लेकिन हमारे पास भी अपनी बड़ी स्ट्रांग नेवी है। करीब 200 के करीब हमारे पास शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, और साथ में हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। चाइना हमसे स्ट्रांग है, लेकिन चाइना को हमारे यहाँ पे आगे लड़ना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात है कि हम क्या लड़ेंगे, बेकी वर्ल्ड लड़ेगा। अगर हमारी नेवी नहीं भी एक्शन में आती तो भी हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम चाइना के जो शिप्स को अपने एरिया से पास करने से रोक सकें। और उसके बाद आप देखिए कि चाइना पहले हमारे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कर रहा था, लेकिन अब इंडियन ओशन में चाइना के बेसिस हैं, चाइना की बेसिस हैं, सॉरी मैं कहूं चाइना की बेसिस नहीं, इंडियन ओशन में इंडिया की बेसिस है। मालदीव्स में है, मॉरिशस में है, और इसके बाद सेशल्स में है। उसके बाद अगर आप देखें
तो हमारा गल्फ के अंदर, ओमान के अंदर हमारी बेस है, वहां पे नेवल बेस है। ओमान ने हमारे को अपना वहां पे बेस बनाने का हमको वो दिया था और हम वहां पे उसके पूरी ऑपरेशन हो चुकी है हमारी बेस। और उसके बाद जहां तक जाए तो साउथ चाइना सी में भी इंडियन नेवी की प्रेजेंस है। एक तो इंडोनेशिया ने हमको अपनी बेस दी, बिल्कुल हमारा आप समझिए कि अंडमान निकोबार आइलैंड के मलक्का स्ट्रेट के पास ही। फिर वियतनाम में हमारे शिप्स को फ्यूलिंग और बाकी चीजों की फैसिलिटीज है, और सेम हमको है सिंगापुर के अंदर। तो इसकी वजह से जो है इंडिया एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है चाइना के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड, ये 573 जो आइलैंड्स का समूह है, ये मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल माउथ पे है। मलक्का स्ट्रेट एक वो जगह है जहां से साउथ चाइना सी से जितने भी शिप्स आते हैं, वो एक छोटा सा मलक्का स्ट्रेट है जो 4.5 किलोमीटर का लंबा है या समझिए चौड़ा है, जिससे सारे शिप्स आते हैं। और हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड वहां पे होने के साथ, और तो हमारे को एक स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारी ट्राई सर्विसेज की एक हेडक्वार्टर्स है, वहां पे मतलब इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, ये तीनों की वहां बेस है। और जिसको पिछले कुछ सालों में बड़ा स्ट्रेंथन किया गया, वहां पे शिप्स भी भेजे गए हैं, वहां पे हमारे एयर स्ट्रिप्स जो हैं वो लंबी की गई है ताकि हर एक टाइप के वहां प्लेन्स वगैरह लैंड कर सकें। फिर एक देखिए दूसरी बात है कि इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं, वो एक हमारा जैसे हमारे डिफेंस डील्स हुई पड़ी हैं, तो उसके साथ साथ जो है एक हमको एक यूएसए की बहुत सपोर्ट है, एक दूसरे के साथ स्टैंड करेंगे, एक दूसरे की हमें फैसिलिटीज मिलेंगी। तो हमारी फैसिलिटीज जो है यूएसए भी ले सकेगा। और डिएगो गार्सिया में जो यूएसए का बेस है वो भी एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में फ्रांस और बाकी कंट्रीज के साथ भी हमारे एक सिक्योरिटी के एग्रीमेंट्स हैं ताकि एक दूसरे की फैसिलिटीज को यूज कर लेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरी बात ये आती है कि इंडिया अगर ये सपोर्ट करेगा, यूएसए को सपोर्ट करेगा कि यूएसए की इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इंडिया को यूएसए से ये भी कहना चाहिए कि हमें आप हेल्प करिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान भी आज की लोगों की नजर में है, क्योंकि चाइना के साथ जो उसके स्पेशल रिलेशन चल रहे हैं, कि हमको हेल्प करें पाकिस्तान को कंटेन करने में। और या पाकिस्तान का जो पीओके का एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो इंडिया को लेने में हेल्प करे। और मुझे लगता है कि यूएस से भी इस कंडीशन पे उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक यूएस से जो है उसको एक कंसर्न है चाइना का, और उसको पता है कि आज पाकिस्तान उसके साथ कैसे स्टैंड करता है। और पाकिस्तान के साथ जो ये सीपीसी जाता है, उसकी वजह से चाइना को गल्फ के अंदर एक्सेस मिलता है। तो यूएसए भी इसको सपोर्ट करना चाहेगा। और अगर हमको गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके मिलता है इंडिया को, और साथ में इंडिया इसके साथ अपना फाइट स्टार्ट करता है, जो भी ट्रेड वार या दूसरे टाइप का वार करता है, उसके साथ एक फर्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान बिल्कुल टूट जाएगा। तो उसके साथ अगर ये होगा तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। एक गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके, वो इंडिया को मिलेगा। दूसरी बात है बलूचिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट बनेगा। तीसरी बात है कि जो उनका सिंध का वो है, वो भी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है, वो भी अलग सिंपल हो जाएंगे। और चौथा जो है पख्तूनख्वा, जो उनका रीजन है अपना पाकिस्तान का जो है, वो अफगानिस्तान क्लेम करता है और अफगानिस्तान के लोगों से मिलते जुलते लोग हैं, तो वो पक्की बात जाकर के अफगानिस्तान के पास आएगा। तो पाकिस्तान जो रह जाएगा वो रह जाएगा एक सिर्फ पंजाब की प्रोविंस। तो एक इंडिया के साथ एक बहुत सिचुएशन है। अगर इस तरीके को हमारी पूरी प्लानिंग के साथ हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज चलें, तो मैं सोचता हूं कि हम एक प्रॉपर रिजल्ट की तरफ पहुंच पाएंगे। हमारा एक जो 70 साल से दुश्मनी चल रही है, हमारे पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, पाकिस्तान जो हमको तंग कर रहा है, और उसके साथ साथ जिस हिसाब से चाइना हमको 70 साल से तंग कर रहा है, तो इंडिया के साथ एक 2 दुश्मन एक हिसाब से निपटने का काम हो जाएगा। और हमारा जो फ्यूचर के अंदर हम अपना सारी अटेंशन दे सकेंगे डिफेंस को छोड़ के यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और लोगों की भलाई के लिए।